नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल पहरेदार अपूर्व जावला एडवोकेट। आज हम चेक बाउंस के मामलों को लेकर ये वीडियो आपसे साझा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमें जानेंगे कि चेक बाउंस या चेक डिसऑनर हो जाने के बाद हमें क्या स्टेप लेने होते हैं और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोर्ट में चेक बाउंसिंग के केसेस किस तरीके से चलाए जाते हैं। आज हम इस सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपका लगाया हुआ चेक बाउंस हो जाता है और जिसने आपको चेक दिया था वो आपको पेमेंट रुकवा कर रखता है, तो ऐसे में आपके पास 3 तरीके होते हैं उसके आगे कानूनी कार्रवाई करने के। या तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, या फिर चेक के अमाउंट को रिकवर करने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर सकते हो, या फिर पुलिस में सामने वाली पार्टी पर धोखाधड़ी का केस भी कर सकते हो। अगर पुलिस एफआईआर ना लिखे तो मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। यहाँ आप सिविल और क्रिमिनल केसेस एक साथ चला सकते हो। यानी आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करनी है, तो जैसे ही आप बैंक में चेक लगाते हो और वो चेक बैलेंस कम होने या किसी और कारण से बाउंस या डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक आपका लगाया हुआ चेक रिटर्न मेमो के साथ आपको वापस करती है, जिसमें चेक कब बाउंस हुआ था, किस कारण से बाउंस हुआ था, ये बैंक के सील और सिग्नेचर के साथ दिया होता है। जब आपको बैंक से पता चल जाता है कि आपका लगाया हुआ चेक बाउंस हो चुका है, तो आपको यह इन्फॉर्मेशन मिल जाने के 30 दिनों के अंदर ही आपको सामने वाली पार्टी जिसने आपको चेक दिया था उसको लीगल नोटिस या डिमांड नोटिस सेंड करनी होती है, जिसमें आपको सारे रेलेवेंट फैक्ट के साथ उसे यह इन्फॉर्म करना होता है कि उसका दिया हुआ चेक बाउंस हो चुका है, और उसे यह नोटिस मिल जाने के 15 दिन के अंदर ही उसे आपको आपके चेक की पेमेंट करनी होगी। नहीं तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। कानून में ये कहीं दिया तो नहीं गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर किसी कारण से 30 दिनों के अंदर सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस नहीं दे पाते हो, और ये 30 दिनों का लिमिटेशन पीरियड जिसमें आप लीगल नोटिस दे सकते हो आपके हाथ से निकल जाता है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप फिर से बैंक में वो चेक लगाएं, और फिर से वो चेक बाउंस होने पर आपको 30 दिन का फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस सर्व करने के लिए। अगर चेक की वैलिडिटी ही ख़त्म हो गई हो, तो ऐसे में आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन होता है रिकवरी सूट फाइल करने का, जो कि आप 3 सालों के अंदर कभी भी फाइल कर सकते हो। उधर सामने वाली पार्टी लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर आपको कोई रिप्लाई या पेमेंट नहीं करती है, तो ऐसे में आपको वो 15 दिन पूरे हो जाने के बाद से 30 दिनों का वक्त मिलता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने का। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी कारण से 30 दिनों के अंदर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हो, तो ऐसे में आपको डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करना होता है। और अगर कोर्ट को आपका रीज़न सफिशिएंट लगता है, तो कोर्ट डिले को कंडोन करके आपकी कंप्लेंट एडमिट करता है। फिर जैसे ही आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हो, तो आपको यानी कंप्लेनेंट को कोर्ट के सामने आना होता है और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने होते हैं, जैसे कि ओरिजिनल चेक, बैंक चेक मेमो एट्सेट्रा। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं खो गए हैं या गुम हो गए हैं, तो आप पुलिस कंप्लेंट करके उसकी बैंक से डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते हैं और कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। कोर्ट में केस फाइल हो जाने के बाद कंप्लेंट का वेरिफिकेशन होता है, जहां जहां कंप्लेनेंट केस के बारे में डिटेल्स देता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सारी चीज़ें प्रॉपर है और केस भी बनता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी के को समन इशू करता है। समन कोर्ट का नोटिस होता है, जिसमें कोर्ट आरोपी को कोर्ट की दी गई तारीख पर कोर्ट में पेश होने का ऑर्डर देता है। समन मिलने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश होना होता है। अगर वो कोर्ट में पेश होता है तो उसको अपनी बेल करानी होती है। आरोपी की बेल हो जाने के बाद आरोपी का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर कोर्ट आरोपी से ये पूछता है कि उसने अपराध किया है कि नहीं। अगर आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो कोर्ट उसे तुरंत सज़ा सुना देता है, और अगर वो इनोसेंट है और नॉट गिल्टी करता है तो केस को एडवांस एविडेंस के लिए रख दिया जाता है, जहां कंप्लेनेंट अपनी एविडेंस एफिडेविट फॉर्म में कोर्ट में फाइल करता है, और जो भी उसके केस को सपोर्ट कर सके वो सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करता है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि
हर एक डॉक्यूमेंट कोर्ट में कम से कम 3 स्टेजेस से गुजरता है। डॉक्यूमेंट फाइलिंग, डॉक्यूमेंट मार्किंग करके उसे एविडेंस के लिए कोर्ट के सामने टेंडर करना होता है और अपोजिट पार्टी को डॉक्यूमेंट्स को चैलेंज करने का मौका भी दिया जाता है और कोर्ट आर्गूमेंट्स के बाद ही सोच समझकर डॉक्यूमेंट को एडमिट या डिनाई करता है। फिर कंप्लेनेंट का आरोपी द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। अगर कंप्लेनेंट के केस में कोई गवाह है तो उसकी गवाही भी ली जाती है। कंप्लेनेंट का एविडेंस हो जाने के बाद अगर कोर्ट आरोपी से कुछ सवाल पूछता है और आरोपी को उसका जवाब देना होता है, यह स्टेटमेंट आरोपी को केस की सच्चाई को समझने के लिए लिया जाता है। यह कोई एविडेंस नहीं होता, बल्कि आरोपी को भी अपने एविडेंस पेश करने का कोर्ट पूरा मौका देता है। जो भी उसके केस को सपोर्ट कर सके ऐसे डॉक्यूमेंट्स और विटनेस को कोर्ट में पेश कर सकता है। एविडेंस हो जाने के बाद कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों कोर्ट के सामने अपने आर्गूमेंट पेश करते हैं। वो अपने केस को सपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी रेफर कर सकते हैं। नॉर्मली रिटन आर्गूमेंट्स ही कोर्ट में दिया जाता है। फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद सारे एविडेंस और आर्गूमेंट्स को ध्यान में रखकर कोर्ट अपना फैसला देता है। जहां अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज्ड इनोसेंट है तो उसे एक्विट यानी बरी कर दिया जाता है और अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज ने ऑफेंस किया है तो उसे कन्विक्ट किया जाता है और पनिशमेंट यानी सज़ा सुनाई जाती है, जहां उसे 2 साल की जेल या चेक के अमाउंट के डबल तक का फाइन या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। कोर्ट अमाउंट पर इंटरेस्ट और इस केस के सारे प्रोसीडिंग के खर्च को भी रिकवर करने की प्ली भी रिलीफ के तौर पर एक्सेप्ट कर सकता है। अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया है तो वो 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है, जहां उसे फाइन का या चेक के कम से कम 20% अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। वहीं अगर एक्यूज केस में एक्विट हुआ है तो एक्विटल को चैलेंज करने के लिए कंप्लेंट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस तरीके से कोर्ट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस चलाए जाते हैं। प्रोसीडिंग्स से जुड़ी कई ज़रूरी बातें आप लोगों को बता दूं। अगर एक्यूज नॉट गिल्टी करता है तो कंप्लेनेंट सेक्शन 143A की एप्लीकेशन कोर्ट में लगाकर इंटरिम कंपनसेशन की मांग कर सकता है। वहीं एक्यूज्ड सेक्शन 143A की एप्लीकेशन का रिप्लाई देकर कोर्ट के सामने अपनी बात रखता है और दोनों ही पार्टी के आर्गूमेंट के बाद कोर्ट इंटरिम कंपनसेशन पर ऑर्डर देता है। इंटरिम कंपनसेशन चेक की अमाउंट का 20% तक हो सकता है, जो कि एक्यूज्ड को 60 दिनों के अंदर कंप्लेनेंट को देना होता है, जिसे कोर्ट में कोई सफिशिएंट रीज़न बताए जाने पर और 30 दिनों के लिए एडिशनल पीरियड के साथ एक्सटेंड भी किया जा सकता है। पर आपको मैं यहाँ एक बात बता दूं कि अगर एक्यूज्ड केस में एक्विट हो जाता है तो कंप्लेनेंट को पूरा इंटरिम कंपनसेशन का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ एक्यूज्ड को वापस लौटाना होता है। इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है और कोर्ट केस के सरकमस्टांसिस के हिसाब से ही इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर देता है। आपको यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि अगर किसी भी स्टेज में एक्यूज्ड लगातार केस की प्रोसीडिंग्स हियरिंग डेट अटेंड नहीं करता है तो कोर्ट एक्यूज्ड के अगेंस्ट वारंट जारी कर सकता है और अगर कोर्ट NBW यानी नॉन अवेलेबल वारंट इशू करता है तो इसे वारंट के आधार पर पुलिस एक्यूज्ड को ढूंढकर अरेस्ट कर सकती है और अगर एक्यूज्ड भाग जाता है या फरार हो जाता है तो ऐसे में कोर्ट से एक्यूज्ड को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। इससे यह होता है कि जब भी एक्यूज को पकड़ा जाएगा तो उस पर प्रोक्लेमेशन का भी अलग से केस चलेगा और उसकी अलग से सज़ा दी जाएगी। इसलिए बेहतर यह होता है कि एक्यूज को कोर्ट की हियरिंग डेट पर प्रेजेंट होता है। अगर किसी कारण से वो प्रेजेंट नहीं हो सकता है तो कोर्ट को वो कारण बताकर एग्जम्पशन एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट कर सकता है। अगर पार्टीज चाहें तो ये केस किसी भी स्टेज में सेटल कर सकते हैं और अगर केस की प्रोसीडिंग के दौरान कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर्स उसकी जगह पर केस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आरोपी की डेथ हो जाती है तो केस डिसमिस हो जाता है। प्रोसीडिंग एक्यूज के वारिसों के अगेंस्ट नहीं चलाई जा सकती। तो इस तरीके से कोर्ट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केस चलाए जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने मित्रों से शेयर करें। तब तक के लिए जानकार बनो, सुरक्षित रहो। नमस्कार।